बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस बार जो है हम लेक्चर नंबर 4 जो मैग्नेटिक सर्किट क्लास में जो स्टार्टिंग करेंगे वो स्टार्टिंग करेंगे फोर्स के साथ। लास्ट क्लास में मैंने आपको बायोट-सावर्त लॉ पढ़ाया, साथ साथ में एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ाया। तो उन दोनों ही नियम के द्वारा मैंने बताया था आपको कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी, वैल्यू मींस डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, दोनों ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं किससे, बायोट-सावर्त लॉ से। और डायरेक्शन की यदि बात करो तो डायरेक्शन बायोट-सावर्त लॉ के वेक्टर फॉर्म से भी निकाल सकते हैं या फिर राइट हैंड ग्रिप रूल से भी जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जबकि एम्पियर सर्किट लॉ की बात करें तो वो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की वैल्यू बताएगा और डायरेक्शन की वैल्यू हमें निकालनी होगी तो हम राइट हैंड ग्रिप रूल से यूज करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर मैं मशीन की बात करूं, यदि मैं डीसी मशीन की बात करूं तो बेसिकली जो नॉर्मल मशीन होती है सभी मशीन में जो प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो दोस्तों ऐसा होता है यदि सपोज ये कोई मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज ये मेरा कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यदि इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं किसी कंडक्टर को, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, ये मेरा कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वैल्यू हम लोग मान लेते हैं B। और यदि इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, जिस कंडक्टर से करंट फ्लो, सपोज करो करंट फ्लो हो रहा है I, रखो, यानी कहने का मतलब है किसी मैग्नेटिक फील्ड में मैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखने पर या प्लेस्ड करने पर उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगेगी। कहने का मतलब है ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर से यदि कोई करंट फ्लो हो रहा है, मींस ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, यदि इसे मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाऊंगा, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को यदि मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाऊंगा तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक क्या लगेगी, फोर्स। और ये जो फोर्स लगेगी यही फोर्स का प्रिंसिपल होता है जो आप लोग डीसी मोटर में आगे चलकर पढ़ोगे। डीसी मोटर में भी यही होता है कि एक मैं आप लोगों ने देखा होगा थोड़ा बहुत, इस तरह से मशीन होती है, पोल होते हैं, मैग्नेट होता है नॉर्थ साउथ, यहाँ पर एक आर्मेचर होता है डीसी मशीन का। तो यहाँ पर इस डीसी मशीन के आर्मेचर में यदि मैं एक करंट दूं, फील्ड पहले से प्रेजेंट है यहाँ पर, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर फील्ड में आ जाएगा और किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को फील्ड में आने के बाद उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर क्या लगेगी, फोर्स। तो मोटा मोटा आप लोग ये तो जान लीजिएगा कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को, किसी भी ये कंडक्टर है, इससे कोई करंट फ्लो हुआ तो इस कंडक्टर को यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करता हूं तो इस कंडक्टर के ऊपर क्या लगेगी, एक फोर्स। और दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि फोर्स एक कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर। फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो जब वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उस वेक्टर क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। और यदि मैं फोर्स की बात करूं तो वो फोर्स जो होगी मेरी F इक्वल्स टू BIL sin थीटा। वो जो मेरी फोर्स होगी वो फोर्स होगी F इक्वल्स टू BIL sin थीटा। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगेगी और उस फोर्स की वैल्यू होगी F इक्वल्स टू BIL sin थीटा, जहां पर B का मतलब होगा मैग्नेटिक, फील्ड डेंसिटी, I का मतलब होगा करंट, थ्रू कंडक्टर, L का मतलब होगा लेंथ ऑफ कंडक्टर। और यदि मैं थीटा की बात करूं तो थीटा मेरा एंगल होगा लेंथ, कंडक्टर की लेंथ व B के बीच, थीटा मेरा एंगल होगा लेंथ व B के बीच। तो दोस्तों किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी और उस फोर्स की वैल्यू होगी F इक्वल्स टू BIL sin थीटा। तो ये तो बात हुई मेरी मैग्नीट्यूड की। अब यदि मैं बात करूं डायरेक्शन की, अब यदि हम लोग बात करें डायरेक्शन की तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसकी डायरेक्शन जो होगी, फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, उस फोर्स की डायरेक्शन को हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं वो करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आप लोगों ने
क्लास 11th 12th में चीज पढ़ी होगी। दो नियम होते हैं फ्लैंकिंग के, एक तो लेफ्ट हैंड रूल होता है, एक राइट हैंड रूल होता है। राइट हैंड रूल की बात हम शायद अगली क्लास में करेंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड रूल की बात की जाए तो फ्लेमिंग्स का जो लेफ्ट हैंड रूल होता है वो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी और फोर्स की वैल्यू होगी BI sin थीटा। लेकिन यदि मैं डायरेक्शन की बात करूं तो उस कंडक्टर पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। दोस्तों ये नियम ये कहता है, सपोज ये मेरा नॉर्थ पोल हुआ, ये मेरा साउथ पोल हुआ, यहां पर सपोज ये कोई कोइल प्लेस्ड इस प्रकार से और इस कोइल में एक करंट फ्लो हो रहा है आई। तो मुझे पता है मैंने यहाँ पर दो मैग्नेट बाहर की साइड रखी है नॉर्थ से साउथ, तो हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है वो कहां से कहां जाती है, नॉर्थ टू साउथ। तो इस प्रकार से मेरा फील्ड यहाँ पर जा रहा होगा क्योंकि करंट आई फ्लो है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि आप अपना लेफ्ट हैंड, ध्यान देना सबसे पहले लेफ्ट हैंड, आपको अपना लेफ्ट हैंड इस प्रकार से होल्ड करना है, आपको अपना लेफ्ट हैंड इस प्रकार से होल्ड करना है कि यदि मेरा थंब, फोर फिंगर व मिडिल फिंगर, ध्यान देना लेफ्ट हैंड इस प्रकार से होल्ड करना है कि मेरा थंब, फोर फिंगर व मिडिल फिंगर तीनों आपस में, थंब और ये मेरा सामने वाला फिंगर जो फोर फिंगर कह सकते हैं, ये मेरा मिडिल फिंगर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। सबसे पहले इस नियम के अनुसार आपको अपना लेफ्ट हैंड इस प्रकार से होल्ड करना है कि आपका थंब, आपका फोर फिंगर व आपका मिडिल फिंगर तीनों आपस में एक दूसरे के क्या हो, आपस में परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। और उसके बाद म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने के बाद यदि मेरा फोर फिंगर फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहा हो और यदि मेरा मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन दिखा रहा हो तो ये जो मेरा थंब होगा, ये थंब मेरा किसकी डायरेक्शन दिखाएगा, फोर्स की। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि आपको अपना लेफ्ट हैंड इस प्रकार से होल्ड करना है कि थंब, फोर फिंगर व मिडिल फिंगर तीनों आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। और परपेंडिकुलर होने के बाद यदि मेरा ये वाला फिंगर जिसमें फोर फिंगर कह रहा हूं, ये मेरा फील्ड की डायरेक्शन शो करता है, मिडिल फिंगर यदि मेरी करंट की डायरेक्शन शो करेगी, तो जो मेरा थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन शो करेगा, फोर्स की। जिस प्रकार से यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया, इसे मैं कह देता हूं ए, बी, यहाँ पे बोल देता हूं सी और डी। तो दोस्तों हम लोग इस सेक्शन ए बी पर यदि चेक करें, इस सेक्शन ए बी पर मैं चेक करूं तो ए बी से करंट कुछ इस प्रकार से फ्लो हो रहा होगा, यहां से ऐसे गया होगा, ऐसे गया होगा, ऐसे गया होगा, ठीक। फील्ड किस डायरेक्शन में, यहां से यहां। अब यदि मैं लेफ्ट हैंड रूल का एप्लीकेशन यहां पर करूं तो मैं देखूंगा अपना लेफ्ट हैंड इस प्रकार से होल्ड करूंगा और ये मेरा किसकी डायरेक्शन दिखाएगा, फील्ड की। तो फील्ड कहां है, इधर। इस वाले सेक्शन पर आप देखो तो फील्ड कहां जा रहा है, इधर, ठीक। करंट की यदि बात करूं, करंट कहां है, ऊपर, तो कुछ इस प्रकार से रहा होगा, ये मेरा फील्ड रहा होगा, ये मेरा करंट रहा होगा। सेक्शन ए बी पर मैं बात सेक्शन ए बी की कर रहा हूं, ए बी सेक्शन पर यदि मैं कहूं, ए बी सेक्शन पर ये मेरा फील्ड रहा होगा, फील्ड, ठीक। ये मेरा करंट रहा, तो मैं इस तरह से कह सकता हूं ये मेरा फील्ड हुआ, ये मेरा करंट हुआ। थंब कहां गया, अंदर, थंब कहां गया, अंदर। तो इस थंब पर क्या होगा, मेरा फोर्स की डायरेक्शन, यानी जो मेरा फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, मेरा थंब की डायरेक्शन में। और थंब कहां पे, यहां पर इनवर्ड, थंब कहां पे है, इनवर्ड। यानी कि इस ए बी पोर्शन पर, इस ए बी सेक्शन पर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स किधर को लगेगी, सपोज ये मेरा कोई ए बी कोइल है तो इस कोइल पर फोर्स कहां लगेगी, अंदर की साइड। और अंदर की साइड लगती है फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, क्रॉस से। तो मैं कह सकता हूं यहां पर जो फोर्स लगेगी वो कहां होगी, इनवर्ड। तो ठीक दोस्तों, इसी प्रकार से हम लोग सीडी पर चेक कर सकते हैं। मुझे पता है सीडी पर आप देखोगे फील्ड किस साइड जा रहा है, उधर। करंट कहां जा रहा है, नीचे। अपना लेफ्ट हैंड इस प्रकार से मैं होल्ड करूं, ये मेरा फील्ड हुआ, इस पर मुझे करंट लाना है तो इसे ऐसे रोटेट करना होगा। अब मैं देखूंगा फोर्स के लिए मेरा थंब कहां जा रहा है, आउटवर्ड। मेरा थंब कहां जा रहा है, आउटवर्ड। और जब थंब आउटवर्ड जा रहा है तो इसका मतलब इस सेक्शन पर फोर्स कहां लग रही होगी, आउटवर्ड। इसका मतलब मेरे जो यहां पर फोर्स की डायरेक्शन रही होगी वो रही होगी डॉट। तो मैं कह सकता हूं, मैं इस प्रकार से इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि यदि ये मेरा पार्ट ए बी है
ये मेरा पार्ट CD है, तो इस AB पर फोर्स ऐसे लगी होगी और इस CD पर फोर्स ऐसे लगी होगी। जाहिर सी बात है इस सेक्शन पर इधर लग रही है, सेक्शन पर इधर लग रही है, तो इसकी वजह से इसका क्या होगा, रोटेशन। इसकी वजह से इसका क्या होगा, रोटेशन। तो दोस्तों फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो होगा मुझे फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा, और फोर्स की डायरेक्शन किस प्रकार से दिखाएगा, मैं लेफ्ट हैंड इस प्रकार से होल्ड करूंगा कि थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर आपस में एक दूसरे क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और म्यूचुअली आपस में परपेंडिकुलर होने के बाद यदि ये फोर फिंगर मेरी फील्ड की डायरेक्शन दिखाता हो, मिडिल फिंगर मेरी करंट की डायरेक्शन दिखाता हो, तो थंब मेरी किसकी डायरेक्शन दिखाएगा, मैग्नेटिक फोर्स की। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रोटेशन इसका रहा होगा वो कुछ इस प्रकार से रहा होगा, वो कुछ इस प्रकार से रहा होगा। एक बात और दोस्तों, हम लोग यहाँ पर रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं कह सकते, क्योंकि आप लोग अगर देखोगे इस चीज को, आप लोग देखोगे ये यहाँ पर ए बी है, मैं इसे अगर थोड़ा आगे ले आऊं तो हो सकता है ये ऐसे घूम रहा होगा, बिल्कुल घूम रहा होगा, जो फिलहाल करंट की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन ली है उसके अकॉर्डिंग ये इस प्रकार से घूम रहा होगा। तो यहाँ से यदि मैं देखूंगा तो मुझे लगेगा कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर मैं टॉप ऑफ द मशीन या यहाँ से व्यू लूंगा, ऊपर से लूंगा, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। लेकिन यदि इसी चीज को मैं नीचे से ऑब्जर्व करूं, बॉटम से देखूं, तो मैं देखूंगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो मैं इस पर यहाँ पर रोटेशन को ना तो क्लॉकवाइज बोल सकता ना एंटी क्लॉकवाइज बोल सकता, वो डिपेंड करता है कि हमारा जो व्यू है मशीन का वो टॉप से ले रहे हैं हम लोग या फिर बॉटम से ले रहे हैं। लेकिन मेरा जो फिलहाल काम था वो काम था आप लोगों को किसी कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन बताना। तो हम लोग कह सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में यदि बात की जाए तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो मेरा होगा मुझे क्या बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन। फर्स्ट मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। सेकंड लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखने पर यदि फोर फिंगर फिल मिडिल फिंगर करंट, तो थंब एफ की डायरेक्शन बताएगा, एफ की डायरेक्शन बताएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड रूल जो है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को मैंने थ्योरी जो उसका स्टेटमेंट है, उसकी थ्योरी है मैंने आपको बता दी। थोड़ा एप्लीकेशन इस बारे में चेक कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा और आइडिया क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज क्वेश्चन, यदि फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस व करंट नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग हो तो एफ किस डायरेक्शन में लगेगा, तो एफ किस डायरेक्शन में लगेगा। कुछ इस तरह से क्वेश्चन इजीली फ्रेम हो जाते हैं जो कंपटीशन में भी काफी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फील्ड मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है और करंट मेरा नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है। फोर्स की डायरेक्शन मुझसे पूछा गया है। तो आप लोग सबसे पहले 3D का जो डायग्राम होता है वो बना लीजिए। मुझे पता है यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं x, यहाँ पर क्या लेते हैं y और यहाँ पर z। हालांकि ये z ऐसा ना होगा, ये z कुछ इस तरह से होगा, आउटवर्ड कह सकते हो आप लोग। ये z कुछ इस तरह से हमारी साइड आ रहा होगा, लेकिन इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ इस तरह से लिख देते हैं z। ये पॉजिटिव x, ये पॉजिटिव y, ये यहाँ पर कह सकते हो नेगेटिव x, यहाँ पर कह सकते हो नेगेटिव y। इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा ये नेगेटिव z। नेगेटिव z मींस अंदर की तरफ जा रहा होगा, या बोर्ड से अंदर की तरफ जा रहा होगा, उसे बोलूंगा मैं नेगेटिव z एक्सिस। तो यहाँ पर फील्ड कहां पर रखा है पॉजिटिव x एक्सिस, इसका मतलब फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में हो गया। करंट कहां पर है नेगेटिव y, इसका मतलब करंट कहां पर हो गया मेरा नेगेटिव y डायरेक्शन में। अब लेफ्ट हैंड रूल आप अप्लाई कीजिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, तीनों को क्या करना है आपको, तीनों को आपको एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। मुझे पता है यहाँ पर क्या आना चाहिए फील्ड, यहाँ पर क्या आना चाहिए करंट, यहाँ पर क्या आएगा फोर्स। तो आप देख सकते हो ये मेरा फील्ड है, ये हुआ, ये मेरा करंट है, ये हुआ, तो फोर्स कहाँ गया बाहर की साइड। फोर्स आप देख सकते हो ये मेरा फील्ड हुआ, ये मेरा करंट हुआ, तो ये मेरा फोर्स रहा होगा। फोर्स कहाँ रहा है बाहर की साइड, और बाहर की साइड कौन सा, बाहर की साइड कौन सा एक्सिस होगा, ये वाला जेड। मैंने बताया था अभी आपको, जो हमारी तरफ आ रहा है उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव जेड, जो अंदर की तरफ जा रहा है उसे हम बोलेंगे नेगेटिव जेड। तो यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, वो फोर्स की डायरेक्शन होगी मेरी पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है यदि कोई इलेक्ट्रॉन y एक्सिस के अलोंग व मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव z एक्सिस के अलोंग हो, यदि कोई इलेक्ट्रॉन y एक्सिस के अलोंग, सॉरी इसमें यहां पर आप लोग लिखना कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहां पर आप लोग लिखना कि इलेक्ट्रॉन y एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, y एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है वह मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो यहां पर देख सकते हो आप इलेक्ट्रॉन वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मेरा पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग होगा। तो मेरे से पूछा गया है कि फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। तो सबसे पहले आप वही काम कर लीजिए, यहां पर एक्स एक्सिस, यहां पर वाई एक्सिस, और ये मेरा हो जाएगा जेड एक्सिस। ठीक, उसी प्रकार से आप नेगेटिव पॉजिटिव भी मार्क कर सकते हो, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, एक बात आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल में सीखा होगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है नेगेटिव। और आप लोगों को बताया गया होगा, सपोज ये मेरा कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में यदि मेरा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहा है, आपको बताया होगा इस कंडक्टर में यदि मेरा इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए से पॉइंट बी की साइड मूव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज यहां से यहां मूव कर रहा है, तो निश्चित तौर पर मेरा करंट जो होता है पॉजिटिव चार्ज का मार्क होता है, तो करंट मेरा कहां मूव कर रहा होगा बी से ए। मींस करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यदि इलेक्ट्रॉन ए से बी मूव कर रहा है तो करंट बी से ए फ्लो होगा, और या फिर वाइस वर्सा। तो यहां पर आप लोग कह सकते हो, यहां पर आप लोग कह सकते हो कि मेरा इलेक्ट्रॉन वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। यहां पर आप कह सकते हो कि मेरा इलेक्ट्रॉन y एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, इसका मतलब मेरा जो करंट होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन y एक्सिस की अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी माइनस y एक्सिस। तो हम लोग कह सकते हैं कि मेरा जो करंट रहा होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट। करंट मींस इलेक्ट्रॉन का अपोजिट, जिस साइड में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा करंट जो होगा ठीक उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं करंट यहाँ पर माइनस y एक्सिस के अलोंग फ्लो हो रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग दिया मुझे पॉजिटिव z एक्सिस के अलोंग। अब आप लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कीजिए, ये रहा मेरा थंब, ये रहा मेरा फोर फिंगर, ये रहा मेरा मिडिल फिंगर। फील्ड
पॉजिटिव जेड एक्सिस कहां हो गया, बोर्ड से आउटवर्ड, तो कुछ इस प्रकार से चाहिए, ये मेरा फील्ड हुआ है ना, ये मेरा क्या हुआ फील्ड। उसके बाद करंट कहां पे है, नेगेटिव वाई कहां होगा, डाउनवर्ड, नेगेटिव वाई कहां होगा, डाउनवर्ड, तो इस तरह से रहा होगा कुछ, है ना। ये मेरा फील्ड हो गया पॉजिटिव जेड एक्सिस के लोग, ये मेरा करंट हो गया, ये मेरा करंट हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस के लोग। तो थंब कहां आ गया मेरा, इस साइड, थंब कहां आ गया मेरा, इस साइड, और इस साइड एक्सिस कौन सा मेरा, नेगेटिव एक्स, इस साइड एक्सिस कौन सा मेरा, नेगेटिव एक्स। तो जो यहां पर फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किसके अलोंग लगेगी, माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग, माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर कुछ आपको 3D एक्स वाई जेड कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो भी कुछ है, प्रोटॉन होगा तो सिंपली कह सकते हो पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन ऑफ करंट सेम रहेगी, इलेक्ट्रॉन होगा या नेगेटिव चार्ज होगा तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट ठीक। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, एक आपको वेक्टर का मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताना चाहूंगा। हालांकि आप लोगों ने सभी ने क्लास 9th 10th 11th में चीज पढ़ी होगी। यदि दोस्तों मेरे पास दो वेक्टर है, सपोज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये मेरे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। यदि मेरे से इसका मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, आप लोगों ने समझ जाना होगा। ए डॉट बी भी कह सकते हो जिसे, या फिर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसे हम लोग जो बोलते हैं इसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, इसे हम लोग जो बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या फिर सेकंड की बात करें तो इसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, इसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। इसकी जो वैल्यू आती है वो सब आप लोगों को पता होगा नॉर्मली, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, सबको पता होगा आपको। और सबसे काम की चीज दोस्तों ये होती है कि यहाँ पर जो इसका गुना करने के बाद आएगा, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करने के बाद जो कुछ मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ये वाली जो क्वांटिटी होगी वो स्केलर क्वांटिटी होगी, इसमें डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं होगा। यही वजह होती है कि इस तरह का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दूसरा जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी इनटू sin थीटा इनटू n कैप, n यूनिट वेक्टर, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। हालांकि यदि मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड सिर्फ इतना होगा, वेक्टर ए वेक्टर बी, थीटा दोनों वेक्टर के बीच एंगल होगा। जिस तरह मैं कह सकता हूं सपोज ये मेरा वेक्टर ए है, सपोज ये मेरा कोई वेक्टर बी है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल थीटा रहा होगा उस चीज को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर थीटा। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं वेक्टर प्रोडक्ट के लिए दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट जो होगा वो a b sin थीटा, मैग्नीट्यूड की बात करूं, और जो उसकी डायरेक्शन होगी वो किसके अलोंग होगी, n यूनिट वेक्टर के अलोंग। अब यानी कि यहाँ पर एक डायरेक्शन डिफाइन है, यहाँ पर एक डायरेक्शन डिफाइन है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो डायरेक्शन भी शो करेगा, और जब डायरेक्शन शो करेगा तो जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड तो कर ही रहा है, डायरेक्शन भी शो कर रहा है साथ में, तो कह सकते हो कि ये वेक्टर क्वांटिटी रही होगी। और चूंकि यहाँ वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है तो इसलिए इस मल्टीप्लिकेशन का नाम हम लोगों ने कहते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस n वेक्टर का रोल क्या होता है, यहाँ पर ये n वेक्टर किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। आपको ध्यान देना होगा, कभी भी आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी, आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी इनटू क्रॉस वेक्टर ए। ये देखा होगा आपने, ये नहीं होता, ये नहीं होता। क्यों नहीं होता इस बारे में हम बात करेंगे अभी। आप लोगों को पता है, अगर मेरे से पूछा जाता है, यदि मेरे से पूछा जाता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना होगा, तो दोस्तों मैग्नीट्यूड की बात तो ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा, या आपने सिंपल मैग्नीट्यूड निकाल लोगे आप लोग सिंपली मल्टीप्लाई करके। लेकिन यदि डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होता है, जब दो वेक्टर का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, उसका दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करोगे, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपना राइट हैंड आपको लेना होगा। डायरेक्शन निकालना सिखा रहा हूं दोस्तों, वेक्टर की चीज बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूं आपको। इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो वेक्टर पहले लिखा गया होगा, ध्यान देना, राइट हैंड आपको लेना है, और जो वेक्टर पहले लिखा गया होगा ए, वेक्टर कौन लिखा गया पहले ए,
तो ये वाला वेक्टर मेरा ए रहा, ये वाला वेक्टर मेरा बी रहा। पहले कौन सा वेक्टर लिखा ए, तो मुझे अपनी फिंगर जो है राइट हैंड की, अपने राइट हैंड की फिंगर वेक्टर ए से बी की साइड लेकर जानी है। मुझे यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मेरे से पूछा गया है, इसकी डायरेक्शन मेरे से पूछी गई है। इस डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए मैं अपने राइट हैंड की जो फिंगर होगी, मेरे जो राइट हैंड की फिंगर होगी, वो पहले वेक्टर की तरफ से मूव करना शुरू करूंगा। और किस वेक्टर की तरफ मूव करूंगा? वेक्टर 2। वेक्टर 2 यहाँ पर कौन है? दिए गए सर्किल में, दिए गए डायग्राम में, दिए गए इक्वेशन में वेक्टर 2 कौन है? बी। तो मैं ए की साइड से मूव करना स्टार्ट करूंगा और कहां पहुंचूंगा? बी की साइड। तो ऐसा करने पर ये जो मेरा परपेंडिकुलर थंब होगा, थंब को परपेंडिकुलर रखो दोस्तों, ये जो मेरा थंब परपेंडिकुलर होगा, ये थंब मेरा किसकी डायरेक्शन दिखाएगा? एन यूनिट वेक्टर की। किसकी? एन यूनिट वेक्टर की। दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है। पहले वेक्टर की ओर से आपको राइट हैंड की फिंगर जो है इस तरह से मूव करानी है। और किस वेक्टर की तरफ मूव करानी है? बी की तरफ। ए से चलोगे, बी की तरफ पहुंचोगे, और थंब जिस डायरेक्शन में रहा होगा, थंब जिस डायरेक्शन में रहा होगा, वो डायरेक्शन मेरी किसकी होगी? यूनिट वेक्टर की। मींस इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा, तो यहां पर अगर आप लोग देखो, ए से मूव करना स्टार्ट किया मैंने, बी तक पहुंचा, थंब कहां गया? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ का मतलब हो गया इनवर्ड, और इनवर्ड को हम किस चीज से प्रेजेंट करते हैं? क्रॉस से। तो यहां पर इसका जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आएगा, उस वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू तो होगी ए बी sin थीटा, लेकिन जो डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन कहां होगी? वो डायरेक्शन कहां होगी? इनवर्ड द बोर्ड। इनवर्ड द बोर्ड। अब इसी प्रकार से यदि मैं B क्रॉस A पूछूं, यदि मैं आपसे पूछूं कि B क्रॉस A क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड तो ठीक है, मैग्नीट्यूड तो ठीक है, मैग्नीट्यूड तो आप कहोगे कि सेम है। लेकिन यदि मैं n वेक्टर की बात करूं, क्योंकि A क्रॉस B सॉरी ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड मतलब सिंपल फिजिकल क्वांटिटी, 4 गुना 5, ये 4 गुना 5 है, तो यहाँ पर 5 गुना 4, दोनों ही केस में 20 आएगा, तो वो इक्वल है। लेकिन जो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस आएगा मेरा डायरेक्शन में। अब यही चीज जो मैंने आपको यहाँ बताया डायरेक्शन निकालने के लिए, अगर आप यहाँ पर अप्लाई करो, तो B क्रॉस A है, तो आप यहाँ पहला वेक्टर कौन सा लिखा हुआ? पहला वेक्टर कौन सा लिखा हुआ? B। सेकंड वेक्टर कौन लिखा हुआ? A। तो B की तरफ से राइट हैंड की फिंगर B से कहां मूव करानी है? A की तरफ। B कहां से कहां मूव करानी है? फर्स्ट से सेकंड। फर्स्ट कौन है? B। सेकंड कौन है? A। तो B से A की तरफ मूव इस तरह से कराएंगे, तो ये थंब देखोगे, थंब मेरा बाहर की साइड आ रहा है, मींस बोर्ड से आउटवर्ड जा रहा है, और आउटवर्ड जाते हुए क्वांटिटी को मैं कैसे दिखाऊंगा? डॉट से। तो यहाँ पर जो मेरा डायरेक्शन वेक्टर होगा, जो मेरी डायरेक्शन होगी इसकी, वो कहां पर होगी? आउटवर्ड। जबकि इस केस में कहां पर गई थी? इनवर्ड। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, क्योंकि इस केस में मैग्नीट्यूड भले ही सेम रहे, लेकिन डायरेक्शन की जो वैल्यू होगी, डायरेक्शन जो होगी, वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज। इस वजह से ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होगी। राइट हैंड थंब रूल जैसे कहते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज होता है। ये पाम रूल भी थंब रूल से कहते हैं, ग्रिप रूल से कहते हैं। ये तो वेक्टर का थंब रूल बोलते हैं, थंब रूल ऑफ वेक्टर से थंब रूल बोलते हैं। हाँ तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया है कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, उस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उस कंडक्टर के ऊपर एक क्या लगेगी? फोर्स। और उस फोर्स की जो वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई थी, वो बताई थी F इक्वल्स टू BIL इनटू sin थीटा। डायरेक्शन की बात जो मैंने बताई थी, ये तो मेरा मैग्नीट्यूड हो गया, स्केलर फॉर्म हो गया। और डायरेक्शन की यदि मैं बात करूं, तो डायरेक्शन जो थी हम लोग कहां से निकाल लेते? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक, ये हमने यहां तक बात की अब तक। लेकिन दोस्तों चूंकि ये मेरा स्केलर क्वांटिटी, अगर मैं इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पे जाऊं, यदि मैं इसके वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पे जाऊं, तो मैं इस चीज को लिख सकता हूं यहां पर F इक्वल्स टू, आप लोगों को पता है B कैसे क्वांटिटी होगी? B वेक्टर क्वांटिटी होगी, I स्केलर क्वांटिटी होगी, है ना?
तो आई को तो आप रखोगे बाहर, आई को आप रखोगे बाहर, उसके बाद यहां पर आएगा L क्रॉस B। ये होगा मेरा किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसके लगने वाली फोर्स की वेक्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर ने I डॉट B क्रॉस L क्यों नहीं लिया। आपके माइंड में निश्चित तौर पर ये चीज आई होगी कि मैंने B क्रॉस L क्यों नहीं लिया। इस चीज को आप प्रैक्टिकली फिजिकली देख सकते हो। मैंने आप लोगों को सिखाया था, ये इस प्रकार से नॉर्थ पोल है, ये इस प्रकार से साउथ पोल है, ये यहाँ पर कोई कोइल है इस प्रकार से रखी गई है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसे A मान लीजिए, इसे B मान लीजिए, यहां से करंट की डायरेक्शन सपोज I मान लीजिए इस प्रकार से। तो दोस्तों यदि आप ये चीज यहां पर लगाओगे, आपको पता है यहाँ पर फील्ड ऐसा होगा, यहाँ पर फील्ड ऐसा होगा, करंट ऐसा है, तो आप लोग इजीली डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। फोर्स फील्ड करंट, फील्ड ये हुआ, करंट ये हुआ, तो फोर्स कहां हुई? इनवर्ड। तो फोर्स कहां हुई? इनवर्ड। अब आप लोग चेक कीजिए कि दोनों में से एक बात तो देखो निश्चित है, एक बात तो निश्चित है कि करंट स्केलर क्वांटिटी, तो करंट बाहर आएगा, तो अंदर L और B होगा। पहले कौन सा होना है, बाद में कौन सा, इस चीज को जस्टिफाई हम लोग कर लेते हैं। यदि मैं यहाँ पर चेक करूं, आप लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो यहाँ पर देखोगे फोर्स फील्ड करंट, ये मेरा फील्ड हुआ, ये मेरा करंट हुआ, फोर्स कहां गया? इनवर्ड। यानी कि जो मेरी फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कहां पर होगी? अंदर की साइड। अब आप यहां से यदि मैं चेक करूं, यहां से मैं चेक करूं यदि, तो यहां पर होगा L वेक्टर भी चाहे हटा दीजिए आप, L B साइन थीटा एंड वेक्टर, यानी कि L और B। अब इस कंडक्टर की यदि मैं लेंथ की बात करूं, लेंथ में करंट की डायरेक्शन में लूंगा, लेंथ जो होगी मैं करंट की डायरेक्शन में लूंगा, मींस लेंथ मेरा इस डायरेक्शन में है, ये वेक्टर हुआ लेंथ का। B के वेक्टर की बात करूं तो B का जो मेरा वेक्टर है वो कुछ इस प्रकार से है। वेक्टर होता चाहे यहां दिखा दो चाहे यहां दिखा दो, तो एक सेम ही बात होती है, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ये मेरा L हुआ, ये मेरा B हुआ। अब आप लोगों को वेक्टर के हिसाब से, जैसा मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, वेक्टर के हिसाब से आप लोग डायरेक्शन निकालोगे। तो आप बताओ, आप, हमें पता है फोर्स की डायरेक्शन मेरी किधर आनी है? इनवर्ड। मुझे पता है कि यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन किधर आनी है? इनवर्ड। तो इनवर्ड आने के लिए अगर मैं B क्रॉस L लिखूंगा, यदि मैं यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर यदि मैं ये चीज यहाँ पर लिखूंगा B क्रॉस L, तो आप लोग देख सकते हो, तो B से L, तो डायरेक्शन कहाँ आएगी? आउटवर्ड। तो डायरेक्शन कहां आएगी? आउटवर्ड। इसका मतलब आपने जो एजम्पशन लिया है वो गलत है। इसका मतलब है जो आपने एजम्पशन लिया है वो गलत है, क्योंकि एक्चुअल में जो डायरेक्शन आ रही है वो किधर आई है? इनवर्ड। वो किस डायरेक्शन में आ रही है? इनवर्ड। तो यहाँ से वेक्टर प्रोडक्ट भी आपका किधर आना चाहिए? इनवर्ड। तो इनवर्ड कब आएगा दोस्तों? जब आप L से शुरू करोगे, B की तरफ खत्म करोगे, तो थंब कहां जाएगा? इनसाइड। तो आपको क्या लिखना है वेक्टर फॉर्म में? L क्रॉस B। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स की वेक्टर फॉर्म होगी वो होगी F इक्वल्स टू I ब्रैकेट L क्रॉस B। उस चीज को आप लोग जस्टिफाई कर सकते हो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, जिस प्रकार से मैंने यहां पर किया। अच्छा ये हो गया, ये हो गया, बचेगा फोर्स, बचेगा जोर लिखा सकता हूं वैसे। तो दोस्तों ये जो बात की थी मैंने, ये तो हम लोगों ने की थी कंडक्टर के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? कंडक्टर के रिस्पेक्ट में, और करंट फ्लो रहा था। इसी चीज को हम लोग कह सकते हैं कभी कभी चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगा, फोर्स एट चार्ज। हम देखना चाहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एट चार्ज, या ऑन चार्ज कह सकते हो आप, जैसा भी आपको उचित लगे, ऑन चार्ज। मुझे पता है F इक्वल्स टू I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। मुझे ये भी पता है
कि I इक्वल टू मेरा होता है dq अपॉन dt। ठीक, इसी प्रकार से यहां पे आप लिख सकते हो इक्वल टू dq अपॉन dt ब्रैकेट L क्रॉस B। एक चीज और आप लोगों ने पढ़े होंगे, क्लास 9 में ही पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, dl अपॉन dt। L क्या हुआ लेंथ मीटर, t क्या हुआ सेकंड मीटर पर सेकंड। तो किसका यूनिट हुआ ये, वेक्टर है, वेक्टर है तो वेक्टर होगा तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी। हाँ, इस चीज को हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है। वेलोसिटी जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्पीड जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्योंकि यहाँ पर L वेक्टर है तो इस वजह से dl अपॉन dt को मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी, ना कि स्पीड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं dq, अंदर आप इसे ले लीजिए तो यहां से आ जाएगा मेरा dl अपॉन dt क्रॉस b। इसी चीज को थोड़ा सा और शॉर्ट आप कर लोगे तो आप लिख सकते हैं dq v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक, dq चेंज इन चार्ज होता है जिसे हम सिंपली q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं q v क्रॉस b। तो किसी चार्ज पर जो फोर्स लगेगी, किसी चार्ज पर जो मेरा फोर्स लगेगी, वो फोर्स की जो वेक्टर फॉर्म होगी वो वेक्टर फॉर्म होगी F इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। और स्केलर फॉर्म में यदि बात करें तो Q V B sin थीटा। तो ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स होगा मेरा किसी चार्ज पर, किसी मूविंग चार्ज पर, या V मतलब वेलोसिटी है तो किसी मूविंग चार्ज पर। दोस्तों एक चीज और होती है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी चार्ज है, ये आप नोट डाउन कर लेना कहीं पर, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी चार्ज है, यदि उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और अगर वो स्टेशनरी है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, यदि कोई इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये मेरा कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरा कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं किसी इलेक्ट्रॉन को रखता हूं और ये इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, रुका हुआ है, स्टिल है, मूव नहीं कर रहा है, तो दोस्तों इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। ये चीज आप यहां से भी चेक कर सकते हो। V कितना हो जाएगा, 0, और जब V 0 हो जाएगा तो मैग्नेट्यूड कितना हो जाएगा, 0। तो किसी इलेक्ट्रॉन या किसी चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर फोर्स तभी लगेगी, सिर्फ और सिर्फ जब भी लगेगी यदि वो चार्ज जो है मेरा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, यदि वह चार्ज जो है मेरा वो मूव कर रहा होगा तो ही उसके ऊपर फोर्स लगेगी। अगर वो स्टेशनरी है तो वो बिल्कुल सेफ है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, यदि कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है उसके ऊपर फोर्स सिर्फ तभी लगेगी जब वो मूविंग होगा, क्योंकि जब वो मूविंग होगा तभी V की कुछ वैल्यू होगी, और V की कुछ वैल्यू होगी तो तभी कुछ फोर्स की वैल्यू आएगी। और अगर चार्ज स्टेशनरी है तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। नोट डाउन कर लेना से आप पॉइंट को कहीं पर। हाँ दोस्तों, एक और टॉपिक की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर मींस यहाँ पर ये दो मेरे पैरेलल कंडक्टर हैं, करंट कैरिंग है, तो हम कह देते हैं इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है I1, इस कंडक्टर में अपनी साइड से करंट मान लेते हैं I2। तो हम कह रहे हैं ये दो मेरे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, पैरेलल है इस प्रकार से, तो इन दोनों के बीच क्या फोर्स लगेगी, क्या नहीं लगेगी, किस डायरेक्शन में लगेगी, यही सब लोग हम, ये सब चीजें हम लोग बात कर लेते हैं इस बारे में।
दोस्तों देखो यहाँ पर क्या है, हम लोग इसे कंडक्टर 1 अज्यूम कर लेते हैं, इसे कंडक्टर 2 अज्यूम कर लेते हैं। आप एक बात सोचिएगा अपने आप से, भले ही यहाँ पर कंडक्टर 2 रखा हो, भले ही यहाँ पर कंडक्टर 2 रखा हो, लेकिन क्या इस पॉइंट पर जहां पर कंडक्टर 2 रखा है, क्या इस पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगा? बिल्कुल आएगा। आप देखिए, मैंने आप लोगों को बेसिक पढ़ाया है कि यदि किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो होगा, यदि किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो होगा तो उसके आसपास एक फील्ड बनेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं, अगर ये कंडक्टर 2 ना भी होता, अगर ये कंडक्टर 2 यहां पर ना भी होता, तो भी इस कंडक्टर के कारण, कंडक्टर 1 के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होता इसके आसपास। मींस यहां 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 ये सब जो है, इस रेंज में जो है यहां पर क्या बन रहा होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा हुआ, वो तो ऐसा हुआ कंडक्टर 2 को हम लोग बाद में ले आए, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि कंडक्टर 2 को जो है हम लोग बाद में ले आए। पहले अगर हम लोग माने कि सिर्फ कंडक्टर 1 था तो जरूर इसके आसपास भी एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो कंडक्टर 2 है, हम कह सकते हैं कि जो मेरा कंडक्टर 2 है वह कंडक्टर 2 कंडक्टर 1 के, कंडक्टर 2 कंडक्टर 1 के मैग्नेटिक फील्ड में, कंडक्टर 2 कंडक्टर 1 के मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है। आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो, आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी वो निकाल लेते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो निकाल लेते हैं। मैं कह देता हूं, मैं अपनी साइड से इस कंडक्टर 1 के कारण, मैं अपनी साइड से इस कंडक्टर 1 के कारण यहाँ पर फील्ड जो है उसे नाम दे रहा हूं अपनी साइड से B1। मैं कह दे रहा हूं कि B1 वो मैग्नेटिक फील्ड है, B1 वो मैग्नेटिक फील्ड है जो कंडक्टर 1 के कारण बना है, और कहां पर बना है, जहां पर कंडक्टर 2 प्लेस्ड है। तो हम यदि B1 की बात करें तो सबसे पहले B1 की डायरेक्शन की वैल्यू बात कर लेते हैं। दोस्तों डायरेक्शन की मैं बात करूं, मैंने आपको राइट हैंड ग्रिप रूल पढ़ाया है, ये वाला कंडक्टर है, इसके कारण फील्ड बनना है, कंडक्टर 1 के कारण फील्ड बनना है। तो इस कंडक्टर 1 को मैं अपने राइट हैंड में इस प्रकार से ग्रिप करूंगा, इस प्रकार से उसे होल्ड करूंगा, और ये मेरा जो थंब है, थंब किसकी डायरेक्शन दिखा रहा है, करंट की, तो फिंगर किसकी दिखाएगा, फ्लक्स की, फिंगर किसकी दिखाएगा, फ्लक्स की। तो मैं कह सकता हूं इससे इधर जहां भी होगा फील्ड किधर होगा, इनवर्ड। तो यहां पर 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 सब जगह जो मेरा फील्ड होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसी प्रकार से इस साइड भी आप लोग चेक कर सकते हो, हालांकि में जरूरत नहीं है लेकिन आप लोग चेक करना चाहते हो। ये कंडक्टर था, ये था, तो उंगलियां इस कंडक्टर से इस साइड जो है उंगलियां बाहर को आ रही है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर फील्ड ये है, यहां पर फील्ड ये, यहां पर फील्ड ये, यहां पर फील्ड ये। इस साइड में जो इस कंडक्टर से इस साइड में, इस कंडक्टर से इस साइड में जो फील्ड होगा वो मेरा किधर होगा, आउटवर्ड। तो मैं डायरेक्शन मिल गई, डायरेक्शन फील्ड की जो है मेरी वो इनवर्ड है। अब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूं B1, अब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूं B1। तो हम लोग इन दो कंडक्टर को जब, अगर कभी मैंने आप लोगों को बताया कंडक्टर की लेंथ की बात नहीं कि एल आपको नहीं बताया गया, तो आप अपनी साइड से इनफाइनाइट एज्यूम कर लीजिए। कितना एज्यूम कर लीजिए, इनफाइनाइट। तो हम लोग मान लेंगे कि ये दोनों ही वायर जो है, दोनों ही कंडक्टर जो है इनफाइनाइट लेंथ के हैं। तो मुझे पता है ये मेरा कोई कंडक्टर है इनफाइनाइट लेंथ का। आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने बताया था, इसके कारण किसी भी पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताया था म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A। आप लोगों को याद होगा मैंने स्पेशल केस, जब पहले जनरल केस बताया था उसके बाद स्पेशल केस लिया था कि यदि कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट हो जाए तो उस केस में जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कितना होगा। तो मैंने बताया था उस केस में मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कितना जा रहा था मेरा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A। तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा B1 होगा, B1 में इस कंडक्टर 1 के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होगी वो मेरी होगी म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई। इस डिस्टेंस को हम लोग अपनी साइड से A मान लेते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 2 पाई A। अब मुझे पता है कि किसी, अब मैंने कंडक्टर 2 को किसी फील्ड में रखा, और किस फील्ड में रखा, B1।
किस फील्ड में रखा, B1 में। तो मुझे पता है कि जो कंडक्टर पर फोर्स लगेगी F मैग्नेटिक जो फोर्स लगेगी वो होती है मेरी B/L sin थीटा, इस प्रकार से। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों यहां पर जो मेरा, अगर मैं यहां पर F मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, अगर मैं L को इधर ले आऊं तो यहां पर आ जाएगा मेरा इक्वल्स टू B इंटू I इंटू साइन थीटा। और चूंकि ये जो थीटा एंगल होता है वो थीटा एंगल मेरा होता है लेंथ के बीच और लेंथ के साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड के बीच। तो आप लोग देख सकते हो ये मेरा यहाँ पर कंडक्टर 2 मैंने प्लेस्ड किया है जो इस तरह से, और फील्ड मेरा एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। तो दोनों के बीच एंगल कितना आ रहा होगा, 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ B की ये वैल्यू यहाँ पर रख लेता हूँ मैं, B1 करंट इस कंडक्टर का है दोस्तों, ध्यान रखना मुझे इस कंडक्टर से कोई मतलब नहीं है। मैं कंडक्टर 2 पर फोर्स चेक कर रहा हूं। मैं कंडक्टर 2 पर, यहां पर लिख लेते हैं कंडक्टर 2 पर, मैं कंडक्टर 2 पर फोर्स चेक कर रहा हूं। तो कंडक्टर 2 पर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी यहां पर जितना मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कंडक्टर का करंट इनटू इसकी लेंथ इनटू sin थीटा। तो मैंने फील्ड इसके कारण बना था, इस वजह से मैंने B1 लिया। करंट इसी कंडक्टर का लूंगा मैं, लेंथ लूंगा और इनटू sin थीटा। तो यहां पर लिखा जाएगा B1 और साथ में इनटू I2। तो B1 की वैल्यू जो मैंने फाइंड आउट की है वो मैंने फाइंड आउट किया म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई A इनटू I2। और दोस्तों sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin 90 मींस 1। तो हम लोग कह सकते हैं, हम लोग यहां से कह सकते हैं कि जो मेरा कंडक्टर 2 पर, कंडक्टर 2 पर 1 के कारण फोर्स, कंडक्टर 2 पर 1 के कारण फोर्स पर यूनिट लेंथ जो मेरा होगा वो होगा F अपॉन L इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 इंटू I2 अपॉन 2 पाई A। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग कंडक्टर 1 पर भी चेक कर सकते हो और आप लोग पाओगे, अपनी साइड से आप लोग एज्यूम कर लेना और आप लोग पाओगे कि कंडक्टर 1 पर जो फोर्स लगेगी वो भी लगभग सेम होगी, F अपॉन L इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2 अपॉन 2 पाई A। तो दोस्तों दो पैरेलल कंडक्टर प्लेस्ड हैं, उन दो पैरेलल कंडक्टर को प्लेस करने पर जो एक दूसरे पर फोर्स लग रही है, फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रही है, उसकी जो वैल्यू होगी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई A। हो गया चालू। तो दोस्तों एक और अहम क्वेश्चन आता है इसी टॉपिक पर कि जब दो करंट कैरिंग कंडक्टर होंगे, सपोज मेरे दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, यदि इनमें करंट की डायरेक्शन सेम है तो फोर्स अट्रैक्टिव लगेगी या फोर्स रिपल्सिव लगेगी, या यदि दोनों पैरेलल कंडक्टर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो फोर्स अट्रैक्टिव लगेगी या रिपल्सिव लगेगी। यहाँ पर देखिए जो मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पर दोनों कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन सेम एज्यूम की है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग कंडक्टर 2, यहाँ पर आप लोग कंडक्टर 2 पर फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कीजिए। आप लोगों को सिखाया है कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगी, एक फोर्स, और उस जो फोर्स की वैल्यू होगी या डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन किस नियम से निकालोगे आप, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पर जो फील्ड है कंडक्टर 1 के कारण जो फील्ड है वो इनवर्ड है, फील्ड जो है इनवर्ड है, और कंडक्टर 2 में जो करंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। तो आप लेफ्ट हैंड रूल अगर यूज करोगे तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स फील्ड करंट, ये मेरा फील्ड हुआ, ये मेरा करंट हुआ, तो फोर्स किधर लगेगा, इस साइड, फोर्स किधर लगेगा, इस साइड। मींस इस कंडक्टर 2 पर जो 1 के कारण जो फोर्स लग रही होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रही होगी। और आप कह सकते हो कि इसका मतलब ये हुआ ये फोर्स इसे अपनी ओर खींच रहा होगा, और जब खींच रहा होगा तो फोर्स कैसे हुई, अट्रैक्टिव। ठीक, आप इसी प्रकार से यहाँ पर चेक कर सकते हो, यहाँ पर जो फील्ड होगा वो कंडक्टर 2 के कारण होगा, जो कंडक्टर 1 रखा हुआ है ये कंडक्टर 2 के कारण बने हुए फील्ड में रखा होगा, और जो फील्ड रहा होगा आप लगाओ राइट हैंड ग्रिप रूल लगाओगे तो देखोगे कि यहाँ पर जो फील्ड है वो फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से रही होगी, आउटवर्ड रही होगी, इसके कारण फील्ड बना है यहाँ पर, और जो फील्ड की डायरेक्शन है वो कहाँ रहेगी,
आउटवर्ड, करंट कहाँ है अपवर्ड। उसके बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। फोर्स, फील्ड, करंट। फील्ड कहाँ हुआ आउटवर्ड, करंट कहाँ हुआ अपवर्ड, तो फोर्स कहाँ लगेगी इस साइड। इसका मतलब यहाँ पर एक फोर्स लग रही होगी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। तो आप लोग देख सकते हो ये दोनों तार आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो इनकी शेप जरूर कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, इस प्रकार से। तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि करंट सेम डायरेक्शन में होगा, यदि करंट सेम डायरेक्शन में होगा, यदि करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो फोर्स अट्रैक्टिव होगी, तो फोर्स अट्रैक्टिव होगी। कितनी होगी ये चीज हम लोग पहले बात कर चुके हैं। इसी प्रकार से आप लोग चेक कर सकते हो, यदि सपोज करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाए, यानी कि एक कंडक्टर में करंट ऊपर की साइड है, इस कंडक्टर में यदि मैं करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर लूं यहां पर, तो मैं देखूंगा फील्ड तो अभी भी वहीं पर है ना, कंडक्टर 1 के कारण फील्ड अभी भी वहीं पर है। कंडक्टर 2 में मैंने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। मैंने क्या किया, अब दोनों कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। एक कंडक्टर में ऊपर है तो एक कंडक्टर में नीचे है। तो यहाँ पर देख सकते हो फील्ड तो अभी भी ऐसा ही कुछ होगा और फील्ड अभी भी ऐसा ही होगा। अब लेफ्ट हैंड रूल आप लगाओगे तो फोर्स, फील्ड, करंट। फील्ड कहाँ हुआ इनवर्ड और करंट कहाँ हुआ डाउनवर्ड। फील्ड जो होगा मेरा फील्ड इनवर्ड होगा और करंट कहाँ होगा मेरा डाउनवर्ड। तो मैं कह सकता हूं ये मेरा फील्ड हुआ, ये मेरा करंट हुआ, तो जो मेरा फोर्स रहा होगा कहाँ रहा होगा, बाहर की साइड, इस प्रकार से। ये तो दूर फेंक रहा होगा और दूर फेंक रहा होगा तो फोर्स कैसे लगेगी, रिपल्सिव। इसी प्रकार से आप इस पर विचार कर सकते हो। तो यहां से कंक्लूजन निकलता है यदि करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यदि करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो जो मेरा फोर्स होगा वो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। वो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को फोर्स समझाने की कोशिश की, कितना फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा। उसके बाद आपको वेक्टर फॉर्म पढ़ाई, उसके बाद मैंने दो पैरेलल कंडक्टर के बीच में पढ़ाया। होप कि आपके लिए काफी अच्छा ट्यूटोरियल में आपको इसके बेस पर क्वेश्चन मिलेंगे, आप काफी इस टॉपिक पे जो काफी कुछ अच्छा कर पाओगे। थैंक यू।